fellow colleagues from various universities and colleges of higher education institution of the country. We welcome you to this sixth batch of the training program on NEP 2020 Professional Development Program. Thank you for registering in this batch and watching this Swayam Prabha live. Ye batch, sixth batch, has started from today and will continue till 16th of November. हम आशा करते हैं कि आप सब ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, जो विभिन्न भाषा में आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। आप सब ने रजिस्टर किया, उसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं 14 वो पढ़ लिए होंगे। वॉच वीडियोज ऑल्सो, यू विल लर्न मोर अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आज ये हमारा पहला लाइव स्वयं प्रभा प्रोग्राम है। इस दौरान, अगले 1 घंटे के दौरान, वी हैव विद अस प्रोफेसर संतोष पांडा, Director Stride, who has coordinated this whole online program, training program. Professor Panda was earlier chairperson of NCTE. He is a Fulbright scholar and headed many other organizations, had several articles, books published. You all can go and search internet, you will find and must read it. So today's topic of discussion will be NEP 2020 curriculum design, ICT and blended teaching learning. Welcome Professor Panda to this live session. Thank you Professor Parhar. Friends, आप सबका स्वागत है। प्रोफेसर परहार भी डायरेक्टर स्ट्राइड रही हैं, डायरेक्टर इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, जहां हम सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं, जिस वक्त हम बैठे हैं और यहां से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। सेमका की भी डायरेक्टर रही है, कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया, जो दिल्ली में है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की संस्था है, उसकी डायरेक्टर रही हैं। हम दोनों इस बात में चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दूंगा, जिसके बेसिस पर फिर आप क्वेश्चंस भी लिखेंगे। आप यूट्यूब से देख रहे हैं, स्वयं प्रभा से देख रहे हैं, तो आप लोग लिखेंगे और उसकी हम लोग दोनों मिलकर चर्चा करेंगे। जितना हो सके आपके जवाब देंगे और जो चीज़ें नहीं हो सके तो उसको हम आगाह करेंगे कि ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। सो दोस्तों, आज हम इस बात पर बात करेंगे जो बहुत बड़ा मुद्दा है NEP का। तो आप जानते हैं कि हमारा मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा, प्रोग्राम मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे, संस्था भी मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे, संस्था विदेश में भी जा सकते हैं, विदेश के संस्था यहाँ भी आ सकते हैं, जिसके लिए प्रोसेस एकदम चालू हो गया है। और ख़ास करके हम लोग को करिकुलम बनाना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना और उसमें ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, क्योंकि आज की तारीख में एंटायर हायर एजुकेशन ब्लेंडेड है। आप 40% क्रेडिट स्वयं ऑनलाइन कोर्स से ले सकते हैं अगर चाहें तो, और 60% क्रेडिट्स आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे। तो हुआ तो ब्लेंडेड, लेकिन कई तरह का ब्लेंडिंग हो सकता है, थोड़ी बहुत उसकी बात करेंगे। और कैसे करिकुलम डिज़ाइन करें हम लोग, थोड़ी सी और कैसे अपनी पढ़ने पढ़ाने तरीके को इम्प्रूव कर सकें ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड। आप वाकिफ़ हैं या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि NEP 2020 के जो मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा, जो कई मुद्दे उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, जो NEP 2020 को अलग से दूसरों से 86 पॉलिसी, 68 पॉलिसी तमाम से अलग बनाता है। ये कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फैकल्टी स्ट्रेंथ हो, चाहे प्रावधान हो, और चीज़ें, पॉलिसी हो और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी हो, टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो और उसमें टेक्नोलॉजी का उपलब्ध हो
और हमारा करिकुलम टीचिंग लर्निंग उसको और बेहतर बनाया जाए और फाइनली उसके असेसमेंट स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाया जाए और क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी भी हो। तो इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा को सबसे महत्व दिया गया है कि हमारा अपना कल्चर, अपनी धरती, अपनी हिस्ट्री, अपनी ट्रेडिशन और अपनी कॉन्टेक्स्ट, उसके हिसाब से हम पढ़ाएं। और बेहतर यही होगा कि हम अपनी कॉन्टेक्स्ट पर रिसर्च करते हुए जो अपनी तरीके पढ़ने पढ़ाने का वो हम निकालें। विदेश का इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट मॉडल्स जो है तो वो भी हमें मदद करें, लेकिन हम अपनी धरती और ज्ञान परंपरा के तहत हम चलें। चाहे वो ज्ञान परंपरा साइंस टेक्नोलॉजी को हो, मैथमेटिक्स को हो, सोशल साइंस को, इकोनॉमिक्स को हो, पॉलिटिक्स की हो, चाहे चाणक्य नीति की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जैसे लोक विद्या आज की तारीख में कहा जाता है कि हमारा जितनी वोकेशनल एजुकेशन स्किल की बातें हैं वो हमारा ट्रेडिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक, ज्योमेट्री इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको भारतीय गणित कहते हैं। जो मूल जहाँ से शुरू हुआ वो भारत से शुरू हुआ, वो भारतीय गणित है। तो इस तरह का भारतीय ज्ञान परंपरा को हमें साथ लेके चलना है। किसी भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं या रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक्स हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारी एग्जाम्पल्स ज़्यादा हो और जहाँ ज़रूरत हो तो हमें विदेश से लें। मल्टीपल एंट्री एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी की बात हुई है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की। हर स्टूडेंट जैसे अंडर ग्रेजुएट 4 साल का 1 साल करेंगे, चले जाएंगे, फिर आएंगे तो उसकी बातें करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी की बातें करेंगे। हमारा इंटर डिसिप्लिनरी आज तक तो चलता रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये हुआ आप दूसरी सब्जेक्ट भी लेंगे, कितने ले सकते हैं, कितने क्रेडिट, उसके भी चर्चा करेंगे। और इंटीग्रेटेड हो, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और मोरल, एथिकल, स्पिरिचुअल सभी मिलते हुए वो चलें ताकि बच्चे का डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड हो, उसके भी बातें करेंगे। और ग्राउंडेड इन प्रैक्टिस, और जितनी थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। एनईपी लगभग 50-50 फॉर्मुलेशन कह रहा है। 50% आप डिसिप्लिन कोर, डिसिप्लिन इलेक्टिव लेके चलें जो थ्योरी हो और उसमें भी एक्टिविटीज़ हो, और 50% लगभग आप उसको एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप में लगाएं, और उसमें थोड़ी बहुत रिसर्च स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च इंटर्नशिप में भी जाएगा, उसके थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सोशल लाइफ स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो मुद्दे हैं, सोशल जीवन जीने के लिए जितनी तरीके, जितनी स्किल्स, कॉम्पिटेंसी चाहिए उसको डेवलप करें। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दूसरी सब्जेक्ट, दूसरी डिसिप्लिन से लें या अपने डिसिप्लिन में कॉम्पिटेंसी और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से डेवलप करें जो किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ हो, इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खास करके बात करेंगे थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग, क्योंकि एनईपी ने कहा है कि साहब हर शिक्षा जो है हायर एजुकेशन में, खास करके हायर एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये तमाम ब्लेंडेड हो जाएंगे। चाहे जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हों वो किस तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जो डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग में पढ़ा रहे हैं वो किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी ब्लेंडिंग हो। और करिकुलम डाइवर्स, इंक्लूसिव, कॉन्टेक्चुअल हो, उसकी एक एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन हो, हमारी संस्था और हमारे बच्चे विदेश जाएं, विदेश की संस्था हमारा आए, जिसके लिए पॉलिसी तो बन गया, तो उसके लिए एक प्रावधान, रेगुलेशंस बन रही हैं। और हाल ही में जैसे आपको जानकारी है गुजरात में प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हुए तो कुछ स्पेशल एजुकेशन जोन, जैसे इकोनॉमिक जोन बनता है तो एजुकेशन जोन बना, जैसे बड़ौदा में बनी है, तो यहाँ दिल्ली के आसपास राई में राजीव गांधी एजुकेशन जोन बनी है, जिसमें काफ़ी सारे संस्थे और भी स्टेट्स में और सिटीज़ में ये भी हुआ होगा, बढ़ रहा है ये चीज़ें। तो पहली बार पहले तो हमारा ट्विनिंग प्रोग्राम था। ट्विनिंग प्रोग्राम मतलब जो बाप विदेश के संस्था आएंगे, हमारा किसी न किसी संस्था के साथ वो जोड़ेंगे तभी वो ऑफर कर पाएंगे कोर्सेज, और जो इंडिया का संस्था होगा वो फाइनल डिग्री देगा। और आज की तारीख में यूजीसी का रेगुलेशन भी जारी है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, जो कहता है कि साहब आप डुअल डिग्री और आप जॉइंट डिग्री प्रोग्राम दे सकते हैं, उसकी रेगुलेशन शामिल है। और इग्नो में हम लोग डुअल डिग्री की प्रावधान ऑलरेडी क्रिएट किया है। अगर आप इग्नो से 2 प्रोग्राम लेंगे, 1 सेमेस्टर का फासला होगा। अगर आप एक इग्नो से लेंगे, एक विदेश बाहर से लेंगे, आउटसाइड, चाहे फेस टू फेस हो, तो वो भी प्रावधान है और वो लागू हो चुका है। लगभग 45 प्रोग्राम इग्नो ने अपनी बास्केट में डाला कि जो हमारा डुअल डिग्री प्रोग्राम में जा सकता है, तो वो 45 में से आप चूज कर सकते हैं। कहीं आप पढ़ रहे हैं तो इग्नो में भी आप एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री कर सकते हैं, जिसमें रिसर्च डिग्री यूजीसी कह रहा है शामिल नहीं होगा,
पीएचडी प्रोग्राम डुअल डिग्री में अलाउड नहीं होगा। डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, इसकी चर्चा करेंगे। सो दोस्तों आगे चलते हैं। तो आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने चाहे आप फेस टू फेस, डिस्टेंस, ऑनलाइन, ब्लेंडेड, कहीं भी किसी भी सिचुएशन पर आप पढ़ा रहे हैं, ये 5 चीज़ें जो आपके सामने हैं तो आपको करना जरूरी है अपना टीचिंग लर्निंग में। पहला कि साहब आप जितनी चाहे फेस टू फेस पढ़ा रहे हो, करिकुलम दे रखा है, टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड है तो वहाँ तय करेंगे, और डिस्टेंस लर्निंग में रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगा। ऑनलाइन में आप ओपन एजुकेशन रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डिस्टेंस, फेस टू फेस, ऑनलाइन, इसको आप मिला भी सकते हैं। और जो एनईपी उसकी बात कर रहा है, चाहे फेस टू फेस पढ़ाएं तो डिस्टेंस, ऑनलाइन, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस, मूक्स को ले सकते हैं, माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज को ले सकते हैं जो छोटे छोटे स्किल्स डेवलप करेंगे। अगर आप डिस्टेंस ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको फेस टू फेस एंगेजमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट एक जरूरी प्रावधान इसमें आ रहा है। उसमें रेगुलेटर्स भी तैयार करेंगे और कल को रेगुलेशन बदल भी रहा है। तो आप पहला है ट्रांसमिशन, आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे बच्चों के तक पहुंचाएंगे, रिसोर्सेस, लेक्चरिंग, अदर्स पॉसिबिलिटीज, उसकी बात करेंगे। इंटरेक्शन करवाना जरूरी है जो हमारे सिस्टम में बहुत कम हो पाता है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर। तो इसलिए ट्यूटोरियल्स की प्रावधान यूजीसी ने क्रिएट किया था, ट्यूटोरियल हो रहे हैं तो लेकिन उसमें उतनी प्रावधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन किसी न किसी रूप में आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि साहब इंटरेक्शन किस तरह करना है। बच्चों के बीच में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स कैसे कराएंगे उसके भी होना चाहिए, और बच्चों को मौका देना चाहिए वो काम करते हुए, पढ़ते हुए, एक्टिविटी करते हुए और एक्टिविटी करने के बाद उसके ऊपर गौर करें, जिसको आप कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा उनकी क्वालिटी लर्निंग को बढ़ाता है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। बच्चों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है, प्रैक्टिकल करते हुए और प्रैक्टिकल सोचते हुए, जिसको आप कहेंगे गौर करना, रिफ्लेक्शन। और फाइनली हमारा असेसमेंट ऐसा हो कि जो ट्रेडिशनल असेसमेंट हो रहा है तो उससे काफ़ी बेहतर हो कि साहब असेसमेंट इस तरह का हो कि बच्चे जो सीख गया है, अपने जहन में चला गया है, उसको काल को लाइफ भर, जीवन भर वो उसको काम में लगा सकता है, तो उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। उसकी थोड़ी बहुत हम लोग बातें करेंगे। सो दोस्तों, कोई भी आप पढ़ाते हो तो आप इस ढंग से अगर आप सिस्टमैटिकली प्रोसीड करें, चाहे क्लासरूम में पढ़ाते हो, डिस्टेंस, ऑनलाइन, कहीं भी, तो आप अपना एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, चाहे लेक्चर माध्यम से, चाहे डिस्टेंस लर्निंग, चाहे डिस्कशन, एंड कई तरह की प्रावधान है। प्रोग्राम को आप कुछ साल तक मेंटेन करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसको आप प्रेफरेबली अगर आप प्रोग्राम को इवैल्यूएट करें, किसी ना किसी तरह बच्चों से फीडबैक लें, बच्चों की सेटिस्फैक्शन, बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी, वो कहाँ नौकरी करते हैं, आपके प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं, उसकी सजेशन लेके, एक्सपर्ट के साथ मिलते हुए और एम्प्लॉयर से बात करते हुए, एक्रेडिटेशन एजेंसी का इंडिकेटर्स को सामने रखते हुए अगर आप रिवाइज करेंगे, वो एक बेहतरीन होलिस्टिक रिवीजन माना जाएगा, चाहे वो क्लासरूम में पढ़ाए, चाहे आप डिस्टेंस से पढ़ाए। आपके सामने फॉर्मुलेशन है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसकी बात कर रहा है कि सब फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर हो। उसकी एक आंकड़ा में दिखाऊंगा, 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो चर्चा में है, दिल्ली विश्वविद्यालय उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, काफ़ी क्रेडिट इंक्रीज करते हुए उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। CUET के टेस्ट के माध्यम से फर्स्ट बैच अभी शुरू होने वाला है, लगभग सीटें भर रही हैं, और JNU और संस्था जामिया इसको भी लागू कर दिए हैं। तो इसमें रहेगा कैसे कि आप जितनी स्किल कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं तो आप इंडस्ट्री के साथ मिलके करें, और जिसके लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन क्या कहता है कि जितनी स्किल कॉम्पिटेंसी की कोर्सेज आप पढ़ाएंगे, एक्टिविटी आप देंगे, जो हमारा लेवल है स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी और रिसर्च PhD डिग्री तक, उसकी हर लेवल में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट, थर्ड ईयर, हर लेवल में उसी कोर्स के रिलेटेड उसकी कॉम्पिटेंसी कैसे होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, कॉम्पिटेंसी को कैसे असेसमेंट करना चाहिए, जो स्किल बेस्ड है वो तय है, जिसके बेसिस पर हमारा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो चर्चा में है वो बना हुआ है, उसके मैं जिक्र करूंगा। तो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज होनी चाहिए, एटलीस्ट स्किल बेस्ड कोर्सेज को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री के साथ बैठते हुए करिकुलम डिज़ाइन डेवलपमेंट हो,
पढ़ाना भी जाए। हाल ही में यूजीसी ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस शुरू किया कि जो इंडस्ट्री से हैं, जिनके पास पीएचडी नहीं है, 10, 15, 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लिया जाए, जो बाकायदा फुल टाइम अपॉइंटमेंट होगा, लागू हो चुका है। और जो प्रोफेसर्स आपकी स्किल बेस्ड कोर्सेज को डिज़ाइन करेंगे और पढ़ाएंगे, उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो कोई भी स्किल में, कॉम्पिटेंस में, आप वोकेशन में या प्रोफेशन में और जॉब रिलेटेड कोर्सेज में आप करते हैं, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा, आना जाना चलता रहेगा, अपना क्रेडिट एक्यूमुलेट करते रहेंगे। वो क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अपना जो एनरोलमेंट नंबर है या जो नंबर आपको मिलेगा उसमें खाते में आप जमा करते रहोगे और आप डिसाइड करोगे मैं ये क्रेडिट को इकट्ठे करके इस पर डिग्री लेना चाहता हूँ, और जो संस्था सबसे ज़्यादा उसमें क्रेडिट एक्यूमुलेशन किया होगा या आपको पढ़ाया होगा, वो संस्था डिग्री देगा। सो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, उसके भी एक उदाहरण आपके सामने रखेंगे जो चलता रहना चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस सबसे ज़्यादा जरूरी है, हो नहीं रहा था, किसी न किसी रूप में स्टूडेंट सर्विस होता था। वो तमाम चीज़ें जो हम लोग तो करते थे, आजकल वो स्कूल से हट गया है और कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी लगभग हट गया है। तो सोशल सर्विस हुआ करता था, आजकल रेड क्रॉस और तमाम चीज़ें आ गया। कुछ भी किसी भी तरह प्रावधान, उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट सिर्फ समाज के साथ जोड़ना और समाज सेवा करना नहीं है, समाज के साथ मिलते हुए आपका जो करिकुलम है, एक्टिविटीज़ हैं जो पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, वो किसी ना किसी समाज में जाके बच्चा उसको अप्लाई करेगा, उसका एक असाइनमेंट रिपोर्ट आपको देगा जो असेसमेंट में आएगा, उसको लागू कैसे करेगा कम्युनिटी में, क्योंकि आखिर उसको कम्युनिटी समाज पर जीना है, स्कूल पर जीना नहीं है लाइफ भर। रिसर्च और इंटर्नशिप लगभग 1/4 क्रेडिट, 25% क्रेडिट की रिसर्च की बात की गई है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और जिसमें रिसर्च इंटर्नशिप हो और जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स आप दे रहे हैं उसके भी इंटर्नशिप हो, तो उसके भी चर्चा करेंगे। एनवायरनमेंट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के बारे में स्कूल से लेके ऊपर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक एनवायरनमेंट की जानकारी होनी चाहिए। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वैल्यू एक अलग तरह का कोर्सेस हो, चाहे वैल्यू एजुकेशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें शामिल हो। इंडियन लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एनईपी ने कहा है 2 तरह की चीज़ें कंपलसरी होंगे, चाहे आप कोई भी डिसिप्लिन, प्रोफेशनल एजुकेशन आप पढ़ा रहे हो। एक पहला लिबरल आर्ट्स एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी होगा, एक मानसिक संतुलन के लिए और एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के लिए सभी का पढ़ना जरूरी है। लिबरल आर्ट्स एजुकेशन कंपलसरी। आप कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हो, चाहे वो आर्ट पढ़ा रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा रहे हो, सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, प्रोफेशनल एजुकेशन पढ़ा रहे हो, आपको वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी है। ये 2 चीज़ें जो इंटर्नशिप के तहत भी आएगा, कंपलसरी है, और रिसर्च स्किल भी कंपलसरी है। तो इसलिए इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर एंड आर्ट और अपनी मातृभाषा से, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, मैनेजमेंट हो, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, तमाम चीज़ें अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। पढ़ना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि बल्कि बेहतर है। हम मातृभाषा में सोचते हैं, सिर्फ क्योंकि हम ब्रिटिश रूल्ड हैं, हमको अंग्रेजी हावी है तो अंग्रेज में बोलते हैं तो आप बड़े इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मातृभाषा में सोचते हैं, कार्रवाई करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और पूरी लाइफ, जीवन भर वो मातृभाषा को ही इस्तेमाल करते हैं। वो अंग्रेजी भाषी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। हमने एक ऑरा क्रिएट किया है कि सब जो अंग्रेजी में बोलेगा वही इंटेलिजेंट है, अंग्रेज को हम सुनेंगे और दूसरे को नहीं। ऐसी बात नहीं है, चीज़ें बदल रही है और बदलना चाहिए। जितनी जल्दी बदले उतनी अच्छा है। जर्मनी जर्मन से पढ़ाता है, फ्रेंच से पढ़ाता है, फ्रांस, और दूसरे रशियन से पढ़ाता है। तो हमारा हिंदी या मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ा सकते, चाहे वो संस्कृत उर्दू क्यों ना हो। स्किल बेस्ड कोर्सेज की मुद्दा है और मल्टी डिसिप्लिनरी की इसकी चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, आपके सामने मैं बहुत जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ, हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जैसे मैं कह रहा था आपको, तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो स्किल कोर्सेज के ऊपर बेस्ड है, तो आपकी हायर एजुकेशन कोर्सेज भी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर ही बेस्ड है। कहने का मतलब है आपके पास 10 लेवल है, 5 से 10, जो बदल के इसी वक्त 4.5 से लेके 8 तक बन रही हैं। सो 10 लेवल्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू 8 लेवल्स। उसकी लेवल की बात इस वक्त छोड़ दीजिएगा, लेवल और भी बदलता रहेगा। कहने का मतलब है आप फर्स्ट ईयर की 40 क्रेडिट करेंगे और सर्टिफिकेट लेंगे और चलेंगे काम में।
काम करने के लिए थोड़ी बहुत ब्रिज कोर्स इंटर्नशिप आप करेंगे, काम में लग जाएंगे, जब मन करेगा तो आप वापस आएंगे, सेकेंड ईयर की 40 क्रेडिट्स करेंगे, डिप्लोमा ले जाएंगे, फिर वापस जाएंगे काम में, फिर वापस आएंगे, थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे, 120 बैचलर्स डिग्री ले जाएंगे, और अगर आपकी रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप फिर वापस आएंगे, फोर्थ ईयर में बैचलर्स इन रिसर्च या ऑनर्स इस वक्त तैयार करना पड़ेगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय कैसे किया है और यूजीसी की चर्चा में है फाइनली क्या होगा, या वो बीए ऑनर्स होगा, बीएससी ऑनर्स, या वो बीए बीएससी बीकॉम रिसर्च उसको कहा जाएगा, जो 4 साल करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। अगर आप 3 साल का अंडर ग्रेजुएट है 2 साल मास्टर्स कर सकते हैं, अगर 4 साल का है तो 2 साल मास्टर करेंगे तो फर्स्ट ईयर करने के बाद 40 क्रेडिट, हर साल 40 क्रेडिट कांस्टेंट रहेगा। पोस्ट का जो डिप्लोमा कहा जाएगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे मास्टर्स मिलेगा, जो 4 साल कंप्लीट किए होंगे उनको 1 साल मास्टर्स करना पड़ेगा और उनको मास्टर्स डिग्री मिलेगा, और डॉक्टरल डिग्री 3 to 6 years इस वक्त है, एंड वुमेन कैंडिडेट, डिसेबल्ड कैंडिडेट एज ऑन डेट 1 year मोर उनको मिलेगा, 6 से 7 साल में वो कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ? 2 चीज़ें आपके सामने हैं कि ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स लर्निंग आउटकम्स, यूजीसी में कोई नई बात नहीं है, जब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुरू हुआ तब ग्रेजुएट एट्रीब्यूट लर्निंग आउटकम बेस्ड लर्निंग की बातें हुई थी, वो एनईपी का मुद्दा नहीं है, उससे पहले भी ये चल रही थी जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुरू हुआ। आप अगर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किए हैं, उसके एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें नॉलेज एंड स्किल्स, डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी उसकी क्रेडिट्स रहेंगे, और तमाम जेनरिक लर्निंग आउटकम्स आपका जो लिखा हुआ है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, डिजिटल लिटरेसी, लीडरशिप, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसमें आप अलग कोर्स दे सकते हैं जो मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो है। और जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन है, वो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसी के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से आप करा सकते हैं, दूसरी कोर्सेज की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे जाके अलग अलग आईटी, कम्युनिकेशन और सब बहुत दुकान खुला हुआ है देश में, वहाँ से जाके करते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी करते हैं, जो ग्रेजुएट हो गए वो भी करते हैं। आप देखेंगे गली गली में इसकी सब संस्था खुल गया है, जो चाहे पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए, लेकिन पैसा देके जरूर करते हैं, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने कम्युनिकेशन, आईटी, ये तमाम स्किल में हासिल की है, कम से कम सर्टिफिकेट हमारे पास है, लेकिन वो स्किल डेवलप होना जरूरी है। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, नॉलेज एंड स्किल्स एंड जेनरिक लर्निंग आउटकम्स, उसको आप लेवल में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें क्या शामिल होगा? आपके करिकुलम में नॉलेज के बारे में हो, जिसको आप कंटेंट कहते हैं, स्किल्स कॉग्निटिव और टेक्निकल दोनों हो, मानसिक एज वेल एज हैंड्स ऑन दोनों चीज हो, एप्लीकेशन जिसको आप करेंगे, और जेनरिक लर्निंग आउटकम जो ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तमाम चीज़ शामिल हो, वैल्यूज हो और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो। ये आपकी करिकुलम के मुद्दे हैं जो करिकुलम इस ढंग से बनेंगे। कैसे बनेंगे? यूजीसी एज वेल एज एनईपी 2020 उनका मानना है, और जो प्रोफेशनल एजुकेशन, एआईसीटी, मेडिकल काउंसिल, एनसीटी, फार्मास्यूटिकल काउंसिल, डेंटिस्ट, इन तमाम चीज़ें, ये संस्था जो है, रेगुलेटर्स जो हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हम करिकुलम को 3 बंटे में बांटेंगे, थ्योरी, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप। थ्योरी पढ़ाएंगे, डिसिप्लिन कोर, डिसिप्लिन इलेक्टिव्स, और दूसरी सब्जेक्ट का भी थोड़ी थोड़ी, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, इन तमाम का थोड़ी थोड़ी थ्योरी होगा, और ज़्यादा प्रैक्टिकम मीन्स एक्टिविटी और हैंड्स ऑन लेबोरेटरी और वॉट एवर, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, और इंटर्नशिप इज कंपल्सरी। आई मस्ट अंडरलाइन, इंटर्नशिप इज कंपल्सरी। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपकी कोर कोर्स हुआ करते थे, इलेक्टिव हुआ करते थे। कोर तो कंपलसरी है, डिसिप्लिन कोर, और इलेक्टिव दूसरा भी आपकी डिपार्टमेंट से वो कोर्स ले सकता है, और जेनरिक इलेक्टिव डिसिप्लिन सेंट्रिक हो सकता है, जेनरिक दूसरा ले सकता है, और फाउंडेशन कोर्स खास करके जो स्किल बेस्ड, स्किल ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो दूसरी डिसिप्लिन की आपसे लेते थे। इस वक्त क्या होगा कि आपको जो फाउंडेशन और जो इलेक्टिव है उसको ज़्यादातर अगर आप ओपन अप कर दें, दूसरे डिसिप्लिन को आपसे लेंगे। अगर आप सेम शहर में हैं तो दूसरी कॉलेज से भी ले सकते हैं, टाइम टेबल अलग होना चाहिए। अदरवाइज आप अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप उसको डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग से ले सकते हैं। आपके सामने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का फॉर्मुलेशन है जो 160 क्रेडिट सुनाई दे रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो सेमेस्टर लगभग शुरू होने वाला है 176 क्रेडिट का वो 4 साल का प्रोग्राम बनाए हुए हैं, बट लगभग डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी 48 क्रेडिट, डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव 32, तो कुल मिला के तो 50% डिसिप्लिन के लिए चला गया।
स्किल एनहांसमेंट 16, वैल्यू 12, इंटर्नशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट, अप्रेंटिसशिप 12 और रिसर्च एडवांस डिसिप्लिन कोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर्नशिप इन रिसर्च 40 क्रेडिट्स, 1/4 रिसर्च और इंटर्नशिप में चला जा रहा है। तो 160 क्रेडिट की फॉर्मुलेशन आपके पास है जो आपकी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को अभी आपको बदलाना पड़ेगा। 2023 से आपको इसको लागू करना पड़ेगा। उसी लिहाज से मास्टर्स प्रोग्राम भी 2 साल आपके सामने है। 21st सेंचुरी स्किल को आप शामिल करेंगे, अलग माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स पढ़ाएं, अपनी कोर्स अलग कोर्स बनाएं या अपनी कोर्स के माध्यम से पढ़ाएं, कोई एक्टिविटी के माध्यम से। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना, उसकी स्किल्स जितनी ज़रूरत है, लीडरशिप स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स, नॉलेज मैनेजमेंट स्किल्स और सेल्फ रेगुलेटेड सेल्फ लर्निंग स्किल्स, ये ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आगे जो फॉर्मुलेशन होगा 3 तरह की आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, चाहे आप क्लासरूम में पढ़ाएं, डिस्टेंस में पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं। आपको कुछ क्रेडिट तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड प्रावधान, प्रोविजन एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, तो आप कुछ तो सेल्फ लर्निंग पर देंगे ही देंगे। कुछ क्रेडिट बच्चे सेल्फ लर्निंग करेंगे और आप मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे और उसको आके डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर असाइनमेंट्स देंगे। फेस टू फेस लर्निंग, जो फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं उनकी ज़्यादा होगा, जो डिस्टेंस ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनकी कम होगा, लेकिन इनकी स्किल बेस्ड होगा। आपकी लेक्चरिंग और तमाम चीज़ें होगा। हालांकि यूजीसी का 2018 रेगुलेशन कह रहा है लेक्चरिंग तो काफ़ी मिनिमम 40 आवर्स ए वीक जो फॉर्मुलेशन है तो काफ़ी हट गया है लेक्चरिंग के जगह। 2018 का रेगुलेशन देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें लगभग लेक्चरिंग हट के कहीं नीचे चला गया। तो उसमें कई तरह का एंगेजमेंट, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, ये तमाम चीज़ें, मूक शो, ER, ये तमाम चीज़ें उसके सामने आ गया है। और ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग करना जरूरी है कि स्टूडेंट्स, बच्चे आपस में कोलैबोरेशन करें, कुछ ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करें और जो टीचर हैं उसको मेंटरिंग सपोर्ट दें। ये फॉर्मुलेशन आपके सामने आ रहा है जिसको आपको बारीकी से ध्यान में रखिएगा। ब्लेंडेड लर्निंग कई तरह का हो सकता है, तो आपके सामने है, इसको बाद में आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, जो वीडियो YouTube में उपलब्ध होगा तो उसको आप देख सकते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 1998 में विकी आया। विकी हम लोगों को, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 99 में ईमेल ई-लर्निंग आया, 2012 में मूक्स आया, फिर ओपन टेक्स्ट बुक की बात हुई 2013 में, 2016 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जो NEP बात कर रहा है उसको इस्तेमाल करें। 17 में ब्लॉकचेन और 2018 ऑनवर्ड्स जो है डाटा सर्विलियंस और एथिकल कंसर्न्स जो हम लोग झेल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो उसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो तमाम चीज़ें NEP बात कर रहा है, तो उसमें इस वक्त मुद्दा है डाटा सर्विलियंस और डाटा एथिक्स कि वो एथिकल कंसर्न्स और इसकी मुद्दा चर्चे चल रही हैं, तो उसमें पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो नेशनल पॉलिसी इसके बारे में भी किसी न किसी रूप में टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग का, ब्लेंडेड लर्निंग का कोई नेशनल पॉलिसी, और उसमें ये मुद्दे डाटा सर्विलियंस और एथिकल कंसर्न्स, इसको भी एड्रेस करें। ओपन एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, चाहे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, फिर भी हम ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को सेल्फ लर्निंग में दे सकते हैं। ओपन शेयरिंग हो सकता है, ओपन पेडागॉजी हो सकता है। बच्चों को कहेंगे ये जो टॉपिक है इसके बारे में आप लोग बनाइए, आप चर्चा करिए, उसमें मैं थोड़ी बहुत आपकी डिस्कशन में मदद करूंगा। बच्चे विल डेवलप देमसेल्व्स एंड दे कैन समटाइम्स डू बेटर देन टीचर्स, तो इसलिए वो ओपन पेडागॉजी में चला जाएगा। और कुल मिला के हम ओपन एजुकेशन प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे हैं इंटरनेशनली, तो देयरफॉर हमारा देश में हम पीछे रह नहीं सकते। करिकुलम में हम ओपन एजुकेशन रिसोर्स और प्रैक्टिस को यूज़ करना जरूरी हो गया है। OER पेडागॉजी आपके सामने है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं किसी का जो है, लेकिन उसको क्रिएटिव कॉमन C इज कॉपीराइट एंड C इज कॉपीराइट फ्री इन ए वे, क्रिएटिव कॉमन जिसको लीगली डिक्लेयर किया गया है। आप इसको एज इट इज रिटेन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीयूज करेंगे, रिवाइज कर सकते हैं, आप रीमिक्स कर सकते हैं, आधा उससे लिए आधा अपना जोड़ा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ यू डू सो एंड योर रिसोर्सेस हैव टू बी डिक्लेयर्ड अंडर क्रिएटिव कॉमन्स C, लेकिन ये इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। एक प्रोग्राम डिज़ाइन डेवलपमेंट की आपके सामने फॉर्मुलेशन है, बहुत सारे IITs, IIMs, IGNOU और बहुत सारे संस्था इसको कर रहे हैं। तो आप इसको अगर थोड़ी सी बारीकी से ध्यान से देखें कि साहब हम कोर्स डिज़ाइन करेंगे, 10 और करिकुलम पढ़ के अपने कोर्स बना लें,
जिस तरह चल रहा था, या कई तरह का हम बच्चों का नीड्स एनालिसिस करें, वो नेशनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट्स क्या है, हमारा मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या है, एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी क्या कह रहे हैं, मेरी डिसिप्लिन में किस तरह होना चाहिए, मेरी डिसिप्लिन नॉलेज स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह का हो रही हैं, और खास करके भारतीय ज्ञान परंपरा इंडिजिनस नॉलेज बेस जो हमारा है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, मेरी फैकल्टी के पास एक्सपर्टाइज है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें कम्युनिटी में कैसे काम में लगेगा, इन चीज़ों को सामने रखते हुए चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग, मेडिसिन पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट हेल्थ साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, they themselves are based on context, they themselves vary from place to place, from district to district, the practices vary, and therefore they have also to get into this kind of a design कि आपके learner जो student है तो उसकी focus, उसकी learning style, उसकी prior experience क्या है और वो क्या चाहता है या चाहती है, उसके बेसिस पर आप आगे बढ़ें तो ये बेहतरीन एक करिकुलम डिज़ाइन होगा जिसके बेसिस पर आप कॉन्सेप्ट मैपिंग या प्रोग्राम ब्लूप्रिंट डेवलप करेंगे और इसमें से आप लर्निंग आउटकम डिराइव करेंगे। यही बात वही है आउटकम बेस्ड ऑफ लर्निंग यूजीसी में, और जिसको आप बताएंगे कि साहब क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे कि ताकि मेरी लर्निंग आउटकम वो काम में लगे, उसको प्रैक्टिस में लगाएं, और उसमें आप रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे आपका लेक्चरिंग इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज या टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशन रिसोर्स इज़ वन ऑफ द रिसोर्सेज, और कई तरह की रिसोर्सेज उपलब्ध है। इग्नू का सारा मटेरियल्स आप फ्री, यू कैन our print and audio and video available in eGyan course. You can also take up and reuse those resources in your classroom, which many are doing. Then आप टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी तय करेंगे, किस चीज़ को किस ढंग से पढ़ाएंगे, मैं एक फॉर्मुलेशन आपको दिखाऊंगा और आप इसको असेसमेंट कैसे करेंगे बच्चों को। 4 मुद्दे आपके सामने हैं जिनको आपको बताना पड़ेगा। अभी आपके नैक हो, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन हो, कल को कोई है एम्प्लॉयर है, ये पूछते हैं कि साहब आपकी करिकुलम कैसा है, लर्निंग आउटकम कैसा है, मुझे बता दीजिए, आप बच्चों को क्या एक्टिविटी कराया और फाइनली आपने एसेस किस ढंग से किया, ये चीज़ें मुझे जोड़ के बता दीजिए। दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एन इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो। इंस्टीट्यूशनल करिकुलम पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़रूरी है और इसको आपको भी डेवलप करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट है, बच्चों के पास रहेगा, एम्प्लॉय के पास रहेगा, एक्रेडिटेड पेरेंट्स के पास रहेगा और आपके दूसरे कुलीग्स के पास रहेंगे, अक्रॉस द बोर्ड सभी देख पाएंगे। इसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। आपको तय करना पड़ेगा कि साहब हमने लर्निंग आउटकम बनाया, बच्चों को ये सीख पाएंगे, कर पाएंगे ये पढ़ने के बाद। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम 1, क्या एक्टिविटी करेंगे, कैसे एसेस करेंगे। दूसरा, लर्निंग आउटकम, क्या एक्टिविटी करेंगे, कैसे एसेस करेंगे। उसके एक मैपिंग अगर आप बता दो तो बच्चों के लिए भी आसान होता है, टीचर्स के लिए भी आसान होता है, एम्प्लॉयर्स के लिए आसान होता है देखने के लिए। दिस इज पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो। एक आपके सामने मैट्रिक्स है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये अगर आप बना लेते हैं अपने कोर्स वाइज, क्योंकि आज की तारीख में और पेपर एज ए पेपर सिस्टम रहा नहीं, यूजीसी का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। आपकी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू कोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स। डिस्टेंस लर्निंग में प्रोग्राम भी है, कोर्स भी है, बट कोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। इतनी फर्क है। तो ये मैट्रिक्स जो है तो आप प्रोग्राम के हिसाब से बताएंगे कि आपकी लर्निंग आउटकम क्या है, हर कोर्सेस में कितनी क्रेडिट जाएगा, उसमें क्या एक्टिविटीज़ रहेंगे, कितना टाइम कितना क्रेडिट आप देंगे, और असाइनमेंट एक्टिविटीज़ में कितना टाइम और कितना क्रेडिट देंगे, रिसोर्सेज बच्चा पढ़ेगा उसके ऊपर कितना टाइम आप देंगे, आप इंटरेक्शन कोलैबोरेशन कराएंगे चाहे ऑनलाइन हो चाहे क्लासरूम में हो, कितना टाइम देंगे, और असेसमेंट में आपकी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, असेसमेंट में आप कितनी टाइम और कितनी क्रेडिट्स देंगे और क्या क्या टॉपिक्स उसमें रहेंगे। तो ये अगर मैट्रिक्स आपके सामने हो, सब इसको देखना चाहते हैं, आपको बनाना जरूरी हो गया है। मैं इसको स्किप करूंगा, बाद में देखेंगे। एक प्रोग्राम का, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट मैपिंग आपके सामने हुआ है और उसमें प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स डिराइव हुआ है। उसमें एक कोर्स उठाएं एनवायरमेंटल एजुकेशन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए है, एक्सक्यूज मी, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो एनवायरमेंटल साइंस के लिए नहीं है, बीएससी एमएससी के लिए नहीं है,
दिस इज फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसकी मैपिंग कैसे हुआ है, उसमें कोर्सेस और मॉड्यूल्स और यूनिट्स कैसे तय हुए हैं और उसके लर्निंग आउटकम्स किस तरह का बनाया गया है। हर लर्निंग आउटकम्स की एक्टिविटीज बनेगा। उसमें एक एग्जाम्पल, एक यूनिट उठा लिए मैनेजरियल स्किल्स फॉर ए कम्युनिटी वर्कर इन दी कम्युनिटी लेवल, गांव के लेवल पर कैसे होगा या मोहल्ले के लेवल पर कैसे होगा, उसकी लर्निंग आउटकम आपके सामने रखा हुआ है, विच इज ए ट्रू प्रोग्राम, एक रियल प्रोग्राम का आंकड़ा आपके सामने है। आप इसको बाद में डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सामने है, कभी बाद में नजर डालिएगा कि आपके लर्निंग आउटकम लेफ्ट हैंड साइड में है। एक नॉलेज लेवल पर, जानकारी लेवल से फिर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ऊंचा गए, फिर उसको अप्लाई किए और ऊंचा हो गया, फिर एक एप्लीकेशन हुआ है, बच्चों को आपने कहा इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि ये कैसे अप्लाई हुआ है, तो वो और ऊंची बात हो गई। और आगे आगे आप चलते गए तो उसको फाइनली एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि इसको आप जज करो, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे लिखो। वो सबसे बहुत बड़ा स्किल, क्रिएटिव स्किल हो गया। तो नॉलेज लेवल पर और स्किल लेवल पर प्रैक्टिस और एप्लीकेशन में आप टीचिंग कैसे दे सकते हैं, लेक्चरिंग, रीडिंग, ट्यूटोरियल, एंगेजमेंट में डिस्कशन, ये तमाम चीज़ें स्किल में, तमाम चीज़ें, एप्लीकेशन, लेबोरेटरी, डेमोन्स्ट्रेशन, और लर्निंग स्ट्रैटेजी बच्चों का कैसा होगा और असेसमेंट स्ट्रैटेजी कैसे होगा। सो लर्निंग आउटकम, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट स्ट्रैटेजी, उसकी एक सिलेक्टिव आपके सामने टेबल में उपलब्ध है, जिसको आप बाद में देख सकते हैं। स्वयं आपको कह रहा है, स्वयं कोर्सेस आप ले सकते हैं, तो स्वयं 40% इस वक्त अलाउड है आउट ऑफ 100% क्रेडिट्स। तो उसमें 4 क्वाड्रेंट है, तो ट्यूटोरियल है, वीडियोस हैं और ई कंटेंट है दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा वेब रिसोर्सेस है, एडिशनल डिस्कशन फोरम, और चौथा सेल्फ असेसमेंट स्ट्रैटेजी प्रावधान। उसमें 4 तरह का क्वाड्रेंट उसमें उपलब्ध है। और हम ऑनलाइन पेडागोजी की तरफ जा रहे हैं। आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इस ढंग से दे सकते हैं, आप वर्चुअल क्लास कर सकते हैं, स्टूडेंट का इंटरेक्शन गूगल ग्रुप में कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम में कर सकते हैं। आप ऑथेंटिक टास्क देंगे। अगर आप जो भी LMS यूज़ कर रहे हैं, चाहे मूडल, मैं यहाँ मूडल का एग्जांपल दे रहा हूँ, मूडल सबसे ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वर्ल्ड में, तो है वेब सिटी या और कहीं जैसे eView है, तो और IIT कानपुर का है, IIT मुंबई का है, जैसे NPTEL प्लेटफॉर्म है, कई और ऐसे हैं। तो उसमें आप ऑथेंटिक टास्क दे सकते हैं। ऑथेंटिक टास्क इज ऑथेंटिक, हाइपोथेटिकल नहीं है। और रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस, आप डिस्कशन फोरम को अगर ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बच्चे काफ़ी रिफ्लेक्टिव होंगे। और यहाँ मैं लिखा हूँ, बच्चे सेल्फ रेगुलेटेड, अपने ढंग से अपने आप को कंट्रोल, इस्तेमाल, मैनेज करते हुए एक बेहतरीन रिफ्लेक्टिव लर्निंग कर पाएंगे। मैं एक पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल दिया हूँ। सो फ्रेंड्स, केस स्टडीज एंड पोर्टफोलियोज एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये 3 चीज़ें कंपलसरी हो रही है। चाहे आप लिटरेचर पढ़ाओ, चाहे सोशल साइंस पढ़ाओ, चाहे आप प्रोफेशनल एजुकेशन पढ़ाओ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप डिसिप्लिन में, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, इसमें आपको, आई विल रिपीट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली मुद्दा बन रहा है। तो हमारा भी होना चाहिए, जिसके ऊपर कंटिन्यूइंग कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE डेवलप हुआ था स्कूल CBSE में। तो इस वक्त चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसकी CBCS उसकी बात कर रहा है, और NEP उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड लर्निंग, केस स्टडी, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, और खास करके पोर्टफोलियो आप बनाएं। बच्चे अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, काम को, अपना एक्टिविटी को किस ढंग से किए, क्या प्रॉब्लम आया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसको रिकॉर्ड करें, और एक कुछ इनोवेटिव स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया, तो स्किल सीखने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, लर्निंग आउटकम को निभाने के लिए, और वही पोर्टफोलियो आपके एक असेसमेंट स्ट्रैटेजी बन जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा, NEP इसकी भी बात कर रही है। आप ऑनलाइन जाएंगे, आपके पास सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस 2 प्रावधान है। सिंक्रोनस, जैसे इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, वी आर एट डिफरेंट प्लेसेस बट वी आर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम में हम आपस में देख रहे हैं, लेकिन हम दूसरी जगह में बैठे हैं। एसिंक्रोनस, आपने ईमेल दिया, हम दूसरी जगह में बैठे हैं और डिफरेंट टाइम में, आपने मेरे को ईमेल दिया, मैंने उसके ऊपर सोचा, सोचने के बाद में आपको जवाब दिया। ऑनलाइन में डिस्कशन फोरम में चले गए, तो आपने कुछ सवाल पूछा, मैं उसको जवाब दिया, तो हफ्ते में, तो हम एक साथ तो जवाब नहीं दे रहे हैं ना, एक साथ तो बात नहीं कर रहे हैं। सो एसिंक्रोनस इज वेरी पावरफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग एंड क्वालिटी लर्निंग देन सिंक्रोनस। हमारा इस वक्त सिंक्रोनस चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो आप इसके बारे में सोचेंगे, वीडियो को डाउनलोड करेंगे, फिर दोबारा देखेंगे, उसको एसिंक्रोनस कहेंगे, उसके ऊपर क्वालिटी लर्निंग ज़्यादा होगा।
इंटरेक्शन डिज़ाइन आप डिस्कशन फोरम में जा सकते हैं, ईमेल में जा सकते हैं, गूगल ग्रुप में जा सकते हैं, जो सारे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सिंक्रोनस एसिंक्रोनस बाद में पढ़िएगा कि आप एक स्टूडेंट और कंटेंट का इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होगा, और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा। तो उसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस किस तरह का टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये आपके सामने है और ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारे। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी में। बहुत सारे मीडिया टूल्स अवेलेबल हैं, मैं थोड़ी बहुत जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और सिलेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ। कंटेंट ढूंढने के लिए गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब, मेरलॉट, आईट्यून्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए पावर पॉइंट, विंडो मूवी मेकर, ऑडासिटी, ये सारे EXE तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्डिंग नेटवर्क्स, ब्लॉग आप करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। कंटेंट अपडेशन के लिए आप RSS फीड तो है ही है, लेकिन गूगल अलर्ट्स भी होता है। शेयरिंग कंटेंट यूट्यूब में तमाम चीज़ें, कम्युनिकेशन स्काइप पे, जैसे इस वक्त हम गूगल ग्रुप्स और SMS हम यूज़ कर रहे हैं। सिंक्रोनस स्क्राइप या सिंक्रोनस जैसे हमारा आप स्वयं प्रभा चल रहा है, एसिंक्रोनस ईमेल, गूगल ग्रुप्स और SMS एसिंक्रोनस है। सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड टुवर्ड्स वी आर गोइंग टू द कंक्लूजन साइड दैट असेसमेंट आपको 3 तरह की NEP कह रहा है करना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम तो करते थे, जो टीचर में टेस्ट हम जिसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को हम समेटिव असेसमेंट देते हैं, क्वार्टरली या सेमेस्टर या ईयरली एग्जाम होता था, और कभी कभी बीच में असाइनमेंट देते हैं। लेकिन जब बीच में हम एक्टिविटीज़ को, जैसे NEP कह रहा है और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और कंटिन्यूइंग कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन स्कूल में था कि हर हफ्ते एक्टिविटी होगा या हर फोर्टनाइट में एक्टिविटी होगा, कुछ ना कुछ असेसमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मीनिंग देयर बाय दैट स्टूडेंट्स जो उसकी एक्टिविटीज़ करेंगे और टीचर इसको एसेस करेंगे, टीचर उनको फीडबैक देंगे, आप कैसे इंप्रूव करोगे नॉलेज में, एक्टिविटीज़ में, कॉम्पिटेंसी में एंड तमाम चीज़ों में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस NEP दिया है असेसमेंट एज लर्निंग। कहने का मतलब है, अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो बनाते हुए आप तो सीख रहे हो, लेकिन पोर्टफोलियो बनाते हुए भी टीचर उसको फॉर्मेटिव एसेस करके आपको फीडबैक दे रहे हैं, तो पोर्टफोलियो इटसेल्फ बिकेम एन एक्टिविटी एंड पोर्टफोलियो इटसेल्फ आल्सो इज फॉर असेसमेंट। सो असेसमेंट एज लर्निंग, कि असेसमेंट का काम सिर्फ हो कि उसको लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग को बढ़ावा दे। सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ असेसमेंट आपकी बाएं हाथ और दाहिने हाथ आप किस तरह का कौन सा इस्तेमाल करके सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर का असेसमेंट, ये सब आप कर सकते हैं, आपके सामने रहेगा। आप इसको डाउनलोड करके रखिएगा और इसको और भी अध्ययन करिए, बट ये आपकी बहुत ही ज़रूरी है, कॉमन मिनिमम जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। असेसमेंट स्ट्रैटेजी ऑनलाइन में इस तरह का हो सकता है, कंप्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, ट्यूटर मार्क्ड डिस्कशन फोरम, इंटरेक्शन करेंगे गूगल ग्रुप्स में, फेस टू फेस आप वर्कशॉप करा सकते हैं, कोई हैंड्स ऑन होगा, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस होगा, पोर्टफोलियो होंगे जिसको हम पोर्टफोलियो कहेंगे। सो फ्रेंड्स, यहीं हम ख़त्म करते हैं। बहुत ही रूडिमेंट्री आपके सामने चीज़ों को रखा गया, जिसको आप जोड़ते हुए अपनी करिकुलम डिज़ाइन से लेके रिसोर्स डेवलपमेंट, टीचिंग लर्निंग कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करेंगे, और ये डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करेगा। और आप असेसमेंट, स्टूडेंट एक्टिविटी एंगेज कैसे कराएंगे, स्टूडेंट को जितनी एंगेज कराएंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग उतना बढ़ेगा और उनकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग फ्यूचर में अप्लाई करने का कैपेसिटी बढ़ेगा। और असेसमेंट किस तरीके से हम बहुत डाइवर्स तरीके से कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारा कमज़ोर है वो असेसमेंट है। सो इस वक्त आपकी क्वेश्चन के इंतजार है और प्रोफेसर परहार आपकी क्वेश्चन को सामने रखेंगे। शी विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डिस्कशन, कि आपकी इस बारे में रखिएगा क्वेश्चंस। और जनरल मुद्दा NEP के बारे में तो आप वो प्रिंट का 14 मॉड्यूल्स, यूनिट्स आप पढ़े होंगे, स्वयं के अंदर जाके, स्वयं के अंदर जरूर जाइएगा। 14 यूनिट्स हिंदी और इंग्लिश में है, कोई भी भाषा आप उसमें पढ़िए। बहुत सारे वीडियोस बड़े बड़े लोगों का देश का उसमें शामिल है, उसको भी देखिए। जो कॉन्फ्रेंसिंग आज तक हो गया है उसको भी हमने उसके ऊपर आर्काइव करके रखे, उसको भी देखिए। वो सारे वीडियो आपके यूट्यूब में उपलब्ध है। NEP लाइव, सॉरी COE लाइव, COE, वी कॉल इट सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, COE लाइव आप
YouTube में टाइप करेंगे, हमारा जितना वीडियो आज तक हो गया है कम से कम 30 मोर देन 30 वीडियोस आपको उपलब्ध होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जो सब्जेक्ट मैंने प्रेजेंट किया उसके ऊपर भी उपलब्ध है, और कोई कोलिग्स ने एक्सपर्ट्स ने प्रेजेंट किया होगा उसको जरूर देखिएगा। सो नाउ वी गो फॉर योर क्वेश्चन आंसर। Thank you, Professor Panda, for that very brief presentation of NEP. बहुत ही संक्षेप में आपने सारे बिंदु जो लिखे हुए हैं NEP में उनका आपने विवरण दिया, हमको समझाया।